जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन मार्केट के लिए जो एफएफसी है, जो कि कल ही हम बात कर रहे थे कि जायंट बनने जा रहा है, तो आज बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस जो है, बल्कि रफ़ली अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो एफएफसी का रहा पॉइंट्स डालने के हवाले से। तो 1750 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। देखिए, रोल ओवर वीक के हवाले से मेरा ख़्याल है डे बिफोर यस्टरडे भी गुज़ारिश की थी कि देखिए, रोल ओवर वीक का मसला उन लोगों के लिए है कि जो जिनकी मजबूरी है पोज़ीशंस का काटना। जब आप रेगुलर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उसमें रोल ओवर वीक के हवाले से इस कदर परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने अपने पैसों से माल खरीदा है। बहुत सारे दोस्त अब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीद लेते हैं, कुछ जो हैं वो चलें कुछ महीनों के लिए जो है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो है वो डे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो रेगुलर मार्केट वालों को रोल ओवर वीक से इतना घबराना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर जिस वक़्त मार्केट जो है वो अपने मोमेंटम में चल रही हो। 1750 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 15 कंपनीज अपर कैप हैं, एसएसजीसी हो गया फिर एक और अपर कैप। अब बहुत सारे ग्रुप्स में जो है वो इसकी कॉल्स चल रही होंगी, तो जिनके पास है अब वो बेचें, बजाय इसके कि अब वो खरीदें। ये वक्त है प्रॉफिट टेकिंग करने का। इसके साथ कुछ और भी थे, हमारे भी दो शेयर्स थे। यहाँ पर बीफो था, उसके साथ टीआरजी था, वो मेरा ख्याल है शायद इसमें से निकल गए। तो आज ठीक रहा सिलसिला हमारी तरफ से भी। रफली कोई एक आध कंपनी जो है वो हमारी रिकमेंडेशन में जो है वो भी अपर कैप में आ जाती है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में एज सच को खास कंपनी नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंस रही आउटस्टैंडिंग, यकीनन 400 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एफएफसी के हैं। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस में यूबीएल, एमसीबी जो बड़े बैंक्स हैं, अब तो बैंक हलबीब की को भी हम बड़ा बैंक कह सकते हैं, फिर ऑयल एंड गैस, फिर साथ में टीआरजी का तड़का। तो सारी चीज़ें मिला के एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आज मार्केट में देखने को मिली। चंद दिन पहले मैंने फिपीलिपी के हवाले से बात की थी। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे आज गुजारिश करता चलूँ, फिर आगे चलते हैं। कैंडलस्टिक तो हम हर रोज़ ही डिस्कस करते हैं और ख़बरें हम हर रोज़ ही पढ़ते हैं। अपने आप को स्टॉक मार्केट के हवाले से जितना ज़्यादा आप सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, उतना आप मार्केट को, मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है, गलत भी हो सकता है, शायद बेहतर समझ सकें। अगर आप फीपीलीपी के पीछे भी भागेंगे, खबरों के पीछे भी भागेंगे, कैंडलस्टिक के पीछे भी भागेंगे, इंटरनल न्यूज़ भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो जिस आदमी के पास या जो आदमी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करता है या इस किस्म के हाथ पांव मारता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। कोशिश ये करें कि अपने आप को सादा रखें, क्योंकि आपकी तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो व्हाट्सएप पर भी चीज़ें आ रही होती हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी पूछ रहे होते हैं, जो यूट्यूब पे कमेंट हैं वो भी हम पढ़ रहे होते हैं। तो रफली मिला जुला सा जो रुझान और जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ही होते हैं। तो गुजारिश ये है कि अपने आप को सादा रखें। जितना सादा रखेंगे उतना चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अब रोल ओवर वीक वाले तो मारे गए ना फिर आज, जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा होगा। हमने तो माशाल्लाह कल भी जो था वो कुछ 1-2 शेयर्स खरीदे थे, आज भी हमने खरीदे हैं। देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है यार। जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, एक बात चले, आज जो है वो कुछ, क्योंकि कुछ ज़्यादा कैंडलस्टिक डिस्कस करने का मूड नहीं है, कि एक बात मैं और आज डिस्कस करता चलूँ कि अक्सर औकात जो है वो हम ये बात सुनते हैं कि जी बाइंग उस वक़्त करें जब तक मार्केट स्टेबल हो जाए। देखिए, स्टेबल मार्केट कुछ नहीं होती। स्टेबल का मतलब है मार्केट जो है उसका ज़वाल। स्टेबिलिटी कुछ नहीं होती। स्टेबिलिटी जो है, अब मिसाल के तौर पर, अब अगर एफएफसी है वो 400 पॉइंट्स आज डाल गया। अब अगर कल आप ये सोचें कि जी ये आज स्टेबल हो गया है और मैं कल इसमें बाइंग कर लूँ, सर जी कल इसमें से 100 पॉइंट भी निकल गए ना, तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि आप सिर्फ चीज़ों को अपनी पहुंच के मुताबिक
पहुंच से मुराद ये है कि आपने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना है। मार्केट ने आपको कितना पैसा देना है ये आपको नहीं पता, ये आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अपने लॉस को कंट्रोल करते हुए आपने मार्केट को कितना पैसा देना है ये यकीनन आप कंफर्म कर सकते हैं। तो एक तरफ की कंफर्मेशन जो है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसी को हम लोग कहते हैं रिस्क जो है उसको मैनेज करना, रिस्क को कैलकुलेट करना, रिस्क जो है उसको आप स्प्रेड करना, और जो भी आप टेक्निकल टर्म्स और गूगल से उठा के जितनी चाहे आप टर्म्स जो है इसके ऊपर आप थोप दें। सिंपल सी बात है कि आपने मार्केट को कितने पैसे देने हैं, कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। बाकी आप मार्केट पर छोड़ दें कि उसने आपको क्या देना है, जितना मार्केट दें बिस्मिल्लाह करके उससे लेते जाएं, बस यही स्टॉक मार्केट है। अगर आप जो है इसकी स्टेबिलिटी ढूंढने जाएंगे तो वो मेरे एक दोस्त है, अब शायद फिक्रा जो है वो गैर पार्लिमानी ना हो जाए, आज थोड़ा सा गपशप का मूड था कि हमारे एक दोस्त हैं वो कहा करते हैं, कहते हैं स्टॉक मार्केट और जो है वो उसको तशबीह देते हैं स्टॉक मार्केट की कैंडल को बंदर के साथ। वो कहते हैं स्टॉक मार्केट की कैंडल और बंदर अगर किसी जगह खड़े हो जाए और मूव ना कर रहे हो तो समझ लें कि उनकी जो है वो मौत वाक़या हो गई है, यानी कि उसमें एक्टिविटी खत्म हो गई। और एक्टिविटी का खत्म होना उसका मतलब यह है कि अब जवाल शुरू होगा। मिसाल के तौर पर चलें, यहाँ पर छोटी सी एक बात, फिर जो है वो आगे चलते हैं, गपशप काफ़ी हो गई कि अब कैंडल स्टिक जो है वो बनती चली जा रही है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर जाके कैंडल रुक गई, तो इसका मतलब यह है यहाँ से अब इसने इधर आना है। तो स्टेबिलिटी कुछ नहीं होती, आपने सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है, रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करना होता है, एंड दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। माफ कीजिएगा, आगे चलते हैं जी। आज बहुत सारे रिजल्ट्स हैं लेकिन उनका जिक्र करेंगे जिन्होंने कुछ ऐड किया। हेलोवीन है जी, 11 रुपये 36 पैसे की अर्निंग, 5 रुपये का डिविडेंड, नेस्ले का 25 रुपये का डिविडेंड, बैंकल हबीब 10 रुपये 70 पैसे की अर्निंग, 3.5 रुपये का डिविडेंड, फैसल बैंक का 4 रुपये 28 पैसे की और 1 रुपये 50 पैसे का अच्छा डिविडेंड है। पाकिस्तान टोबैको 35 रुपये की अर्निंग, रफली 30 रुपये का डिविडेंड दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है वो भी ठीक है, बाकी किसी कंपनी ने नहीं दिया, हम उनको ऐड नहीं कर रहे। टीआरजी को बाद में डिस्कस करेंगे। दो खबरें हैं। पहली खबर जो है वो पीएसओ के हवाले से है कि पीएसओ ने अप्रूव किया है 3.15 बिलियन का लोन फॉर अप्रूवल फॉर पीआरएल। देखिए पाकिस्तान रिफाइनरी जो है इसमें अच्छा खासा स्टेक जो है वो पीएसओ का है, और पीएसओ जो है इसके हवाले से मैंने पहले भी बात की थी, अब दोबारा फिर बात करता चलूँ कि इसके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब पीएसओ को मिलेंगे तो फिर पीएसओ का भी हाथ खुलेगा और वो अपनी जहाँ जहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी सरफहरिस्त है, उसको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप पाकिस्तान रिफाइनरी को कंसीडर करने जा रहे हैं या पीएसओ को कंसीडर करने जा रहे हैं तो यकीनन दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए लाजुम मलजूम है। और मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहा करता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग तो एक और चीज़ है ना, ट्रेडिंग में तो हम कुछ नहीं देखते, ट्रेडिंग में तो हम देखते हैं ट्रेड बन रही है एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए चीज़ों को लेकर चलना हो तो उसमें कोशिश ये किया करें कि ग्रुप का शेयर खरीदें, कि 2-4 कंपनीज का ग्रुप हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक कंपनी किसी लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल का शिकार होती है तो ग्रुप जो है वो उसको सपोर्ट करता है। ये मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है। आखिरी जो खबर है वो चकवाल स्पिनिंग के हवाले से है, जिसका मर्जर जो है वो फेल हो गया। अब चकवाल स्पिनिंग के क्या चर्चे थे इससे आप तमाम दोस्त वाकिफ हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को इसका इख्तिताम करेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, यही वो MOU का जो था जिसकी बुनियाद पर मामला जो थे वो ऊपर नीचे हो रहे थे। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी मैंने इस हवाले से गुजारिश की थी कि MOU कुछ नहीं होता जब तक कोई चीज़ जो है वो एग्रीमेंट की तरफ ना जाए, MOU की बुनियाद पर आप डिसीजन ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि पाकिस्तान की ये तारीख रही है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट की सतह पर हो या इंडिविजुअली अगर हम देख लें या बिजनेसेस में देख लें, कि MOU जो है ये 99% जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाते।
रास्ते में से ही इनके मामला जो है वो उलट पलट हो जाते हैं। तो जब आपने किसी चीज़ को लंबे अरसे तक लेकर चलना हो तो फिर इस किस्म की खबरों पर ज़रा रिलाय ना ही किया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं कैंडल को। कैंडल जो है वो आज की मैं कैंडल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि जिस तरह से मैं गुज़िश्ता दिनों से भी कह रहा हूँ कि देखिए एफएफसी, यूबीएल या कोई भी एक जो बड़ा शेयर है, अगर वो चल जाएगा तो वो 200-400 पॉइंट्स ऐड कर देगा, तो आपका इंडेक्स तो हो जाएगा स्टेबल। लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं उसकी तरफ जाना ज़रूरी होता है। टीआरजी के हवाले से आज थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि देखिए टीआरजी जो है जो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि आप चीज़ों को सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश किया करें। हमने इसको आज बाय किया, आज अपर कैप हुआ, अब देखेंगे इसको क्या करना है, कहां पर जाकर निकलना है। लेकिन जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, अब उनके अंदर जो बाय की कॉल है वो कब जनरेट होगी, ये मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं। इसकी ये सपोर्ट है रफली 50-51 रुपए की। अब जैसे ही ये सपोर्ट जो है, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, ये पहली रेजिस्टेंस ये क्रॉस करेगा तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर आपको बाय की कॉल जनरेट होती हुई नजर आएगी, जिसमें 51 का आपको बाय की कॉल होगी, 49-42 का समथिंग का जो है वो आपको स्टॉप लॉस दिया जाएगा और फिर आपको टेक प्रॉफिट के लिए लेवल जो हैं वो उसके ऊपर होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कल भी यही बात कर रहा था कि शेयर यहां से ऊपर जाएगा तो फिर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो कोशिश ये करें कि सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करें। हमने इसको यहां पर भी रिस्क लेने की कोशिश की थी और उसमें से भी जो था वो सूरत हाल ठीक रही। फिर हमने इसको यहां पर भी जो है वो रिस्क लेने की कोशिश की। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जिस वक्त आप सपोर्ट पर चीजों को बाय करते हैं तो वहां पर आपका रिस्क जो है वो थोड़ा कम होता है। जब आप उसको ऊपर जाकर बाय करने की कोशिश करेंगे तो फिर वहां पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। वहां से अगर फर्ज कीजिए कि इसको रिजेक्शन मिलती है तो फिर वो सीधा लोअर लॉक पे जाएगा। तो शेयर के हवाले शेयर टू शेयर चीजें वेरी करती हैं। अब टीआरजी जो है वो अपनी रेजिस्टेंस की तरफ है। पहली रेजिस्टेंस जो है वो इसकी रफली 51 रुपीज की है और उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल जो है या नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो रफली कोई 55 से 57 का एक जोन बनता है। वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद कर देख लें, मैं ज़रा आपको बता ही दूं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो टीआरजी के हवाले से आज बातें करेंगे, करने से मुराद पूछने की कोशिश करेंगे कि अब इसका क्या किया जाए। 51 की ये पहली इसकी रेजिस्टेंस है जो कि पहले सपोर्ट थी। यहां से इसका अच्छे वॉल्यूम के साथ, जितना के वॉल्यूम आज लगा है, मुझे तो वॉल्यूम थोड़ा सा कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके पास आएगी एक्चुअली वो जोन की सूरत में होगी। लेकिन वो इसका जो है वो आप 60 रुपए का टारगेट जो है वो शायद अभी लेकर चलना मुनासिब नहीं होगा। बेस्ट ये है कि इसका 55 और 60 दो टारगेट्स जो हैं वो लेकर जाए जाएं और 55 पर भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग की जाए और फिर 60 के करीब जब ये शेयर पहुंचे तो फिर देखा जाए कि इसको वॉल्यूम कितना सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जितनी जितनी ताकत के साथ ये यहां से अपनी मूव बनाएगा, उतनी ही ताकत के साथ अगर यहां से मूव बनेगी तो फिर इसके अगले जो टारगेट्स हैं वो हमारी समझ में आएंगे। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको बताया। अभी इसमें मजीद कोई इंडिकेटर और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने ऐड नहीं की। सिंपल सा आपको बताया कि जैसे ही कोई रेजिस्टेंस सामने आए उस रेजिस्टेंस में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वॉल्यूम को वॉच करना है। बस जी, गपशप आज बहुत हुई, शायद काम की बात कोई नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।